मिस्र के पिरामिड्स ने हजारों सालों से लोगों को हैरान किया है। इनकी मौजूदगी अपने आप में एक रहस्य है जो हर पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब भी कोई इन विशालकाय संरचनाओं को देखता है तो मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर इन्हें किसने, कैसे और क्यों बनाया? आज भी जब हम इनकी विशालता और एकदम सही शेप देखते हैं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगते। इनका आकार, इनकी ऊंचाई और पत्थरों की सटीक फिटिंग देखकर लगता है जैसे किसी ने इन्हें बहुत सोच समझकर और बारीकी से बनाया हो। हर कोना, हर किनारा एक अनोखी इंजीनियरिंग का नमूना है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 4500 साल पहले बने ये ढांचे कितने राज छुपाए हुए हैं। इनकी दीवारों के पीछे छुपी कहानियां आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। हर खोज के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। उस जमाने में जब कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, लोग इतना बड़ा और टिकाऊ स्ट्रक्चर कैसे बना पाए? सिर्फ हाथों और साधारण औजारों से लाखों पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना, वो भी इतनी सटीकता से, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। क्या उनके पास कोई गुप्त तकनीक थी या फिर ये सिर्फ इंसानी मेहनत और लगन का कमाल था? इतिहासकार मानते हैं कि गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। ये अकेला अजूबा है जो आज भी लगभग अपनी असली हालत में खड़ा है, जबकि बाकी सब समय के साथ मिट गए। आज भी ये मजबूती से खड़ा है, जबकि बाकी सब गायब हो चुके हैं। इसकी दीवारें, इसकी ऊंचाई और इसकी बनावट आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। ये अपने आप में समय का गवाह है। रेगिस्तान की हवाएं, तेज धूप और बीतते साल भी इन इमारतों को मिटा नहीं सके। हर मौसम, हर तूफान, हर बदलाव के बावजूद ये पिरामिड्स आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे हजारों साल पहले थे। ये मिस्र की सभ्यता की ताकत और उसकी सोच का प्रतीक हैं। इनकी बनावट का रहस्य आज भी साइंटिस्ट्स और एडवेंचर्स को अपनी तरफ खींचता है। हर साल हजारों लोग इन रहस्यों को जानने के लिए मिस्र आते हैं। वैज्ञानिक नई नई तकनीकों से इनकी जांच करते हैं ताकि इनके छुपे हुए राज सामने आ सकें। कई लोग पूछते हैं, क्या ये सच में इंसानों ने बनाया या कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी? कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमारे पास नहीं है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद इसमें किसी और दुनिया की ताकत का हाथ था। कुछ तो एलियंस की भी बात करते हैं, लेकिन इतिहास हमें मेहनती लोगों और होशियार इंजीनियर्स के बारे में बताता है। मिस्र के लोग गणित, ज्यामिति और खगोल शास्त्र में माहिर थे। उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से वो कर दिखाया जो आज भी इंसानों के लिए प्रेरणा है। पुराने ग्रंथों और आज की रिसर्च से हम धीरे धीरे इनकी टेक्निक्स को समझने लगे हैं। हर नई खोज हमें उनके जीवन, उनकी सोच और उनकी तकनीक के बारे में कुछ नया सिखाती है। आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार मिलकर इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिरामिड्स सिर्फ कब्र नहीं हैं, ये टाइम कैप्सूल हैं। इनमें छुपा हर कमरा, हर गलियारा हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति, उनके विश्वास और उनकी कला के बारे में बताता है। हर पत्थर, हर रास्ता, हर कमरा कोई अनकही कहानी छुपाए हुए है। इन दीवारों पर बनी चित्रकथाएं, शिलालेख और रहस्यमयी गलियारों में छुपे रहस्य आज भी लोगों को रोमांचित करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जानने के लिए कि ये अजूबे कैसे बने और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। मिस्र के पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा, मेहनत और सपनों की मिसाल हैं। आइए इनके रहस्यों की दुनिया में कदम रखें और जानें कि ये महान कृतियां कैसे बनी और आज भी हमें क्यों आकर्षित करती हैं। सोचिए, वो समय जब न क्रेन थी, न ट्रक, न ही कोई इलेक्ट्रिक टूल्स। फिर भी प्राचीन मिस्रवासियों ने कुछ ऐसा बनाने की ठानी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका जवाब है उनकी एकता, प्लानिंग और जज्बा। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरी सभ्यता का सपना था। मिस्र के राजा, जिन्हें फेरो कहा जाता है, मानते थे कि पिरामिड्स उनकी आत्मा को परलोक पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने समय के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को बुलाया। इन एक्सपर्ट्स ने हर स्टेप प्लान किया,
पिरामिड कितना बड़ा होगा, कितने पत्थर लगेंगे और कहां से लाएंगे। काम की शुरुआत सही जगह चुनने से हुई। इंजीनियर्स ने नील नदी के पास ऊंची जमीन चुनी ताकि पत्थर लाना आसान रहे। उन्होंने सीधी लाइनें खींची, कोण नापे और कोने चिन्हित किए। हर पत्थर की अपनी जगह थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बेस बनाना सबसे मुश्किल था क्योंकि उसे एकदम समतल होना चाहिए था। वर्कर्स ने जमीन खोदी, उसमें रेत भरी और रस्सी व लकड़ी के टुकड़ों जैसे सिंपल टूल्स से जांच की। धीरे धीरे, लेयर दर लेयर, पिरामिड ऊंचा होने लगा और सपना हकीकत में बदल गया। पिरामिड्स ज्यादातर लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स से बने हैं जिनका वजन 2 टन से भी ज्यादा होता है। सोचिए, इतने भारी पत्थरों को सिर्फ तांबे के औजार और सिंपल हथौड़ों से काटना। फिर भी मिस्रवासियों ने यह मुश्किल काम धैर्य और हुनर से किया। सबसे पहले वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट के पास की खदानों में गए। वहां उन्होंने लाल गेरू से बड़े पत्थरों पर लाइनें खींची। फिर कारीगरों ने तांबे की छेनी और लकड़ी के हथौड़े से धीरे धीरे पत्थर काटना शुरू किया। कभी कभी वे मार्क्स के साथ साथ छोटे छोटे छेद बनाते और उनमें लकड़ी की कीलें डालते। इन कीलों को पानी में भिगोने से लकड़ी फूल जाती थी और पत्थर फट जाता था। पत्थरों को शेप देना बहुत धीमा प्रोसेस था। हर ब्लॉक का साइज और सतह एकदम सही होनी चाहिए थी, वरना पिरामिड की मजबूती पर असर पड़ता। सबसे अच्छे पत्थर बाहर की लेयर के लिए रखे जाते थे ताकि पिरामिड धूप में चमके। इस प्रोसेस में टीम वर्क और ध्यान बहुत जरूरी था। हर कारीगर का अपना काम था और सब मिलकर काम करते थे। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग भी चाहिए था इन चुनौतियों को पार करने के लिए। पत्थर काटने के बाद अगली चुनौती थी उन्हें खदान से साइट तक लाना। यह काम जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था। उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं, न ही भारी ट्रकों की सुविधा। हर पत्थर को निकालना और फिर उसे सही सलामत निर्माण स्थल तक पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। कुछ पत्थर पास के इलाकों से लाए जाते थे, लेकिन राजा के कमरे के लिए जो खास ग्रेनाइट चाहिए था, वो असवान से आता था, जो 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। सोचिए, इतनी भारी चट्टानों को इतनी लंबी दूरी तक लाना, वो भी बिना किसी आधुनिक साधन के, कितना बड़ा काम रहा होगा। बिना पहिए, ट्रक या किसी भी आधुनिक वाहन के ये सब कैसे किया गया? रेगिस्तान की तपती रेत में, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और गर्मी थी, वहां इन पत्थरों को लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिस्रवासियों ने स्लेज यानी लकड़ी के मजबूत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिन पर पत्थर रखे जाते थे। ये स्लेज पहियों के बिना ही चलते थे और इन्हें खास तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि भारी पत्थर भी उन पर टिके रहें। वर्कर्स इन स्लेज को मोटी रस्सियों से खींचते थे। कई बार दर्जनों लोग एक साथ मिलकर पूरी ताकत लगाकर इन स्लेज को आगे बढ़ाते थे। यह काम बेहद थकाऊ और चुनौतीपूर्ण था। काम आसान करने के लिए वे स्लेज के आगे की रेत पर पानी डालते थे, जिससे घर्षण कम हो जाता था। इससे स्लेज को खींचना थोड़ा आसान हो जाता था और पत्थर रेत में धंसते नहीं थे। कभी-कभी वे मिट्टी की ईंटों से ऊंचे रैंप बनाते या लकड़ी के लट्ठों का रोलर की तरह इस्तेमाल करते। इन रैंप्स की मदद से पत्थरों को ऊपर चढ़ाया जाता था और रोलर्स से स्लेज को आगे बढ़ाया जाता था। यह तरीका खास तौर पर तब काम आता था जब पत्थर को ऊंचाई पर ले जाना होता था। लंबी दूरी के लिए, खासकर ग्रेनाइट लाने के लिए, पत्थर नावों में लादे जाते थे। इन नावों को खास तौर पर भारी वजन उठाने के लिए बनाया जाता था, ताकि एक साथ कई पत्थर नदी के रास्ते भेजे जा सकें। ये नावें नील नदी में तैरती थीं, जिससे भारी वजन आसानी से पहुंच जाता था। नदी का रास्ता सबसे आसान और तेज था, क्योंकि रेगिस्तान के मुकाबले पानी में भारी चीजें आसानी से तैराई जा सकती थीं। साइट पर पहुंचकर पत्थरों को सावधानी से उतारा जाता और फिर घसीटकर सही जगह तक लाया जाता। हर पत्थर को उसकी जगह पर रखना भी एक कला थी, जिसमें बहुत धैर्य और अनुभव की जरूरत होती थी। ये सब बहुत प्लानिंग, समन्वय और कई लोगों की मदद से होता था। हर कदम पर
सुपरवाइजर और इंजीनियर जैसे लोग निगरानी रखते थे ताकि कोई गलती ना हो। मजबूत वर्कर्स की टीमें, जिन्हें गैंग्स कहा जाता था, सब मिलकर पत्थर खींचते, गाने गाते, ताकि तालमेल बना रहे और हौसला बना रहे। इन गीतों से उनका मनोबल बढ़ता था और काम में एक लय बनी रहती थी। हर पत्थर पसीने, हुनर और टीम वर्क का नतीजा था। इन मेहनती लोगों की वजह से ही आज हम पिरामिड जैसी अद्भुत इमारतें देख सकते हैं, जो हजारों साल बाद भी खड़ी हैं। आप जानते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि मिस्र के पिरामिड्स गुलामों ने बनाए थे, लेकिन हाल की रिसर्च और खुदाई से पता चलता है कि असलियत इससे काफी अलग है। पिरामिड्स के निर्माण में शामिल लोग गुलाम नहीं, बल्कि सम्मानित और कुशल मजदूर थे, जिनका समाज में एक खास दर्जा था। ज्यादातर वर्कर्स कुशल मजदूर, किसान और कारीगर थे, जो अपने अपने हुनर में माहिर थे। इनमें पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, चित्रकार और इंजीनियर जैसे लोग भी शामिल थे, जो मिलकर इस विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम देते थे। जब नील नदी में बाढ़ आती थी और खेती का काम रुक जाता था, तब किसान और ग्रामीण लोग पिरामिड निर्माण में जुट जाते थे। इसके बदले उन्हें न सिर्फ अच्छा खाना और रहने की जगह मिलती थी, बल्कि समाज में इज्जत और पहचान भी मिलती थी। यह उनके लिए एक गर्व की बात थी। पिरामिड्स का निर्माण कोई बेतरतीब काम नहीं था, बल्कि वर्कफोर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। हर काम के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जाती थीं, जिनका संचालन बेहद अनुशासन के साथ होता था। पत्थर काटने, उन्हें दूर-दूर से लाने, भारी ब्लॉक्स को खिसकाने, रैंप बनाने और ब्लॉक्स को सही जगह लगाने के लिए अलग-अलग टीमें थीं। हर टीम का अपना खास रोल और जिम्मेदारी होती थी। हर टीम का एक लीडर या फोरमैन होता था, जो काम को गाइड करता, टीम को मोटिवेट करता और यह सुनिश्चित करता कि सब कुछ सही से और समय पर हो। ये लीडर अपने अनुभव और समझदारी से काम को आसान बनाते थे। वर्कर्स की देखभाल के लिए डॉक्टर, बावर्ची और सुपरवाइजर भी मौजूद रहते थे। डॉक्टर चोटिल मजदूरों का इलाज करते, बावर्ची ताजा खाना बनाते और सुपरवाइजर काम की निगरानी करते थे, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। पिरामिड साइट के पास ही वर्कर्स के लिए रहने की जगह, किचन और आराम करने के लिए अलग-अलग क्वार्टर्स बनाए गए थे। यहां वे अपने परिवार से दूर रहकर भी एक कम्युनिटी की तरह रहते थे। वर्कर्स को अच्छा और पौष्टिक खाना मिलता था, रोटी, बियर, सब्जियां, फल और कभी-कभी मांस भी। साथ मिलकर खाना खाने से उनमें एकता और टीम वर्क की भावना और मजबूत होती थी। मेडिकल केयर भी थी, क्योंकि भारी पत्थरों के साथ काम करते वक्त चोट लगना आम बात थी। चोटिल मजदूरों का इलाज तुरंत किया जाता था, जिससे वे जल्दी ठीक होकर फिर से काम पर लौट सकें। टीम वर्क और गर्व की भावना से सबका हौसला बना रहता था। वे जानते थे कि वे इतिहास रच रहे हैं, और यही सोच उन्हें कठिन से कठिन हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती थी। यही ऑर्गेनाइजेशन, अनुशासन और टीम भावना पिरामिड्स के निर्माण का असली राजा थी। बिना इस बेहतरीन तालमेल के इतना बड़ा काम मुमकिन नहीं था। सिर्फ औजार या तकनीक नहीं, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, लगन और समर्पण ने इन अजूबों को मुमकिन बनाया। हर मजदूर की भूमिका अहम थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उनकी डेडिकेशन और मेहनत आज भी याद की जाती है और सम्मानित की जाती है। पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और टीम वर्क की मिसाल हैं, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।